हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। ये है हमारा इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2। कल हमने छोटा सा एक प्रैक्टिस सेशन किया था 5 क्वेश्चन का। आज इस सेशन में है 10 क्वेश्चन। और अगर आपकी ओपिनियन रही और आपने अच्छी सही मात्रा में कमेंट करके बताया तो मैं इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा सकता हूँ। वी कैन टेक इट टू 15 और 20 और इवन 25 ऑन डेली बेसिस। डेली हम ऐसा एक प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। और इसी तरीके से मैं ये क्वेश्चन पहले व्हाट्सअप चैनल पर अपलोड करूँगा। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और उसके बाद वो क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा जो कि उन क्वेश्चन के साथ भी मिलेगा आपको। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये है आपका पहला सवाल। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड्स। अब यहाँ पर पीपल लिखा हुआ है भैया, पीपल होता है प्लूरल, तो इसके लिए हु भी प्लूरल हो जाएगा। और इस हु के लिए जब ये वर्ब आएगी तो ये वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। और प्लूरल वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाते। पीपल के लिए हु और हु के लिए अटेंड। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड द कल्चरल इवेंट रेगुलरली हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड। ये हैज़ आया है नंबर के, लेकिन नंबर सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गया है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। फ्यू के बाद जो भी कुछ लिखते हैं हमेशा प्लूरल लिखते हैं। तो बाकी सारा सेंटेंस सही है, बस यहाँ पर अटेंड्स की जगह पर अटेंड आएगा। बी में हम यहाँ पर एरर कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है आपका ये, ही बिहेव्ड एज दो लिखा हुआ है। एज दो लिखा हो या अगर कहीं पर एज इफ भी लिखा होता है, एज दो या एज इफ के बाद में जो सेंटेंस लिखा जाता है भैया वो हमेशा पास्ट में होता है। क्योंकि एज इफ या एज दो जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक हाइपोथेटिकल, काल्पनिक या इमेजिनरी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पर तो हैज़ लिखा है, पास्ट तो है ही नहीं, तो हैज़ की जगह पर क्या लगा दोगे, हैड लगा दोगे। पार्ट बी में इसकी भी एरर है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा कह रहा है भैया, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर टीचर वर एक्साइटेड। भाई साहब नॉट ओनली जो यहाँ पर लिखा है और बट ऑल्सो ये है कंजंक्शन। और कंजंक्शन नॉट ओनली और बट ऑल्सो का रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो आएगी, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो अपने पास वाले के साथ हिसाब से होगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन है, स्टूडेंट्स या टीचर। हेल्पिंग वर्ब के पास तो टीचर है, तो टीचर है तो वर नहीं आएगा, तो ये वाज आएगा। क्या ये रूल सिर्फ नॉट ओनली या बट ऑल्सो पे अप्लाई हो रहा है? नहीं, ये आइदर और पे भी होता है, नाइदर नोर पे भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आना चाहिए था, 3 आया, 4 आया, 4 नहीं है। अच्छा 4 बाद में है। चलिए पहले 5वां कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, स्कार्सली हैड ही फिनिश द प्रेजेंटेशन। स्कार्सली या हार्डली से जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं ना भाई, तो उसका कंजंक्शन पेयर होता है, वो दैट नहीं होता। वो शायद आपने भी पढ़ा होगा। क्या यूज़ करते हैं, व्हेन यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर नो सूनर होता तो हम देन यूज़ करते हैं, THAN, है ना। नाइदर के साथ नोर आएगा, आइदर के साथ और आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, भी आया भी था। तो स्कार्सली हैड ही फिनिश द प्रेजेंटेशन, अभी उसने मुश्किल से ही प्रेजेंटेशन फिनिश की थी कि व्हेन आएगा, व्हेन द फायर अलार्म स्टार्टेड रिंगिंग लाउडली। तो आंसर इज बी पार्ट के अंदर है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके लिए ये, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि पहले 5वां कर लिया। इफ़ शी हैड लिसन्ड, इफ़ से शुरू हो रहा है और इफ़ के साथ हैड लिखा और हैड क्या थर्ड फॉर्म। भैया ये स्ट्रक्चर है कि अगर आपने इफ़ लिख करके, सब्जेक्ट लिख करके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है ना भाई, तो आगे जा करके जो सेंटेंस बनाओगे ना, उसमें आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप वहाँ पर वुड हैव का यूज़ करोगे। और वुड हैव के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे भैया, थर्ड फॉर्म लगाओगे। इफ़ शी हैड लिसन टू अ डॉक्टर्स एडवाइस, अगर उसने अपने डॉक्टर्स की एडवाइस को सुना होता तो वुड नॉट सफ़र जो लिखा हुआ है इसमें वुड नॉट सफ़र नहीं आएगा। वुड तो लिखेंगे भाई, नोट भी लिखेंगे, लेकिन अब लगाएंगे यहाँ पर हैव और सफ़र के साथ सफ़र की जगह पर लिखेंगे उसकी थर्ड फॉर्म, वुड नॉट हैव सफ़र्ड फ्रॉम सच सिवियर कॉम्प्लिकेशंस नाउ। तो ये पार्ट हम सी में चेंज कर रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी बड़ी सी एक्सपेंशन है बट सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये स्ट्रक्चर ध्यान से देख लोगे, कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये। इसको थर्ड कंडीशनल के तौर पर भी जाना जाता है अंग्रेजी के अंदर। आगे बढ़े, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बीइंग अ वुमेन ऑफ प्रिंसिपल्स, एक सिद्धांतों वाली महिला होने के नाते उसने, शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर, उसने वो ऑफर रिफ्यूज कर दिया जो क्लियरली उसको ब्राइब करने के लिए इंटेंडेड था। इस सेंटेंस में भैया कोई भी गलती नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है जब भी ऐसे शुरू होता है, बीइंग ए वुमेन ऑफ प्रिंसिपल्स या बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, तो उसके बाद में जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस वुमेन की बात कर रहे हैं, इसके लिए एक प्रोनाउन या नाउन होना चाहिए जो कि यहाँ पर लिखा है शी। तो ये सेंटेंस यहाँ पर सही है, इसमें बाकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको कोई गलती लग रही हो या आपने ढूंढी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए ये नो एरर वाला सवाल है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एक्सपेक्टेड। भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो सिंगुलर लिखा है तो यहाँ पर भी इज लिखा हुआ सिंगुलर है। यहाँ पर देयर कर दिया भैया, ये गलती कर दी। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिंगुलर है तो उसके लिए देयर नहीं लगाएंगे, उसके लिए लगाएंगे इट्स। ठीक है, बी पार्ट में आप देयर की जगह इट्स करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसको समझ में नहीं आया, वाई
वाई बीच में लिखा। भैया जब भी कोई WH फैमिली वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आएगा ना, तो उसका रूल है कि उसके बाद पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखी जाएगी। उल्टा नहीं कर सकते। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी और सब्जेक्ट बाद में लिख दिया तो ये स्ट्रक्चर गलत होगा। ठीक है, ये नहीं करना है। यहाँ पर वाज ही लिखा हुआ है, ये नहीं करना, आपको पहले ही लगाना है, बाद में वाज लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी एरर बी पार्ट में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी शुरुआत में ही गलती है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते, प्राइस के साथ ऑफ नहीं लगाते, है ना। ऐसे ये क्योंकि डिस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट के मीनिंग के अंदर ही ऑफ शामिल है। अगर ऑफ लिखा तो ये सुपरफ्लुअस या रिडंडेंट हो जाएगा, इसलिए ऑफ को हटा देंगे। पार्ट ए में ही गलती है, डिस्पाइट का तो ऑफ नहीं आएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा आज का फाइनल सवाल है। द मैनेजर टोल्ड टू द न्यू रिक्रूट, मैनेजर ने नए रिक्रूट मतलब नए जो एम्प्लॉय है उससे कहा। टोल्ड लिखा, भैया टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। ये कंसेप्ट सिर्फ टोल्ड का नहीं है, अगर आप कहीं पर आस्क लिखोगे उसके साथ भी है, अगर आप कहीं पर ऑर्डर लिखोगे उसका भी है, अगर आप कहीं पर एडवाइस लिखोगे तो उसके साथ भी है। मतलब अगर मैंने कहा ही एडवाइज्ड टू मी, तो टू नहीं लिखना है। इनके बाद आप जो भी ऑब्जेक्ट लिखोगे कि ये किससे पूछा जा रहा है, किसको ऑर्डर दिया जा रहा है, किसको एडवाइस किया जा रहा है, किसको कमांड किया जा रहा है, तो आप बीच में कोई भी प्रीपोजिशन या टू या फ्रॉम ऐसा कुछ नहीं लिखोगे। तो टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा। ही टोल्ड द न्यू रिक्रूट, ठीक है। अगर सेड लिखा होता तो टू लगाते, सेड टू द न्यू रिक्रूट, लेकिन टोल्ड है, टोल्ड के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगी उसके ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। तो ये भी एरर पार्ट ए में है। तो इसके साथ ही हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, और अपनी ओपिनियन जरूर देना कि 10 क्वेश्चन रखे जाएं या वापस 5 कर दिए जाएं या 15, 20, 25 तक भी बढ़ा सकते हैं। और क्या ये आपको फॉर्मेट पसंद आ रहा है? कमेंट करोगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, शायद मैं आपको ऐसे रेगुलर वीडियोस बना करके दे पाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।